नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 जनवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और साइंस एंड टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने वाले हैं तो भैया 11वीं शताब्दी का सुंदरबन का टेम्पल सी विंड की वजह से इरोड हो रहा है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये इसकी यहाँ पे आपको एक फोटो नजर आ रही है। तो ये पर्टिकुलर न्यूज क्या है इसको डिटेल में समझेंगे। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये एयर पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है और कितना है किस जगह पे, इसका रियल टाइम में डाटा जल्दी ही अवेलेबल होगा। अक्सर कर दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार अपने आप में एनसीआर रीजन में पॉल्यूशन को लेकर गुत्थम गुत्था होते नजर आते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में एयर पॉल्यूशन कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, रियल टाइम में कहां पे कितना है पॉल्यूशन, ये सब पता करा जा सकेगा। कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। फिर केरला के सिंकिंग आइलैंड को लेकर एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। कैसे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में यूनिक सॉइल कैंपेन से 40% इनकम फार्मर्स की बढ़ गई है। एक्चुअली में ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल भी है, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा इंप्लीमेंटेड एक इनिशिएटिव के थ्रू ही ये सक्सेसफुल हो पाया। तो इसको देखेंगे। 1 मार्च से ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी बन जाएंगी, जो कि फेसबुक और बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को, सोशल मीडिया आप कह लो ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटेबल करेंगी। ये क्या है इसको देखेंगे। नोबल हेलेन नाम की एक बटरफ्लाई, एक तितली, जो कि पहले म्यांमार, चाइना वगैरह में पाई जाती थी, थाईलैंड में, वो इंडिया में भी पहली बार पाई गई है। नामदफा नेशनल पार्क में 3 जगहों पे, इसको देखेंगे। ब्रेस्ट कैंसर में कैसे हार्मोनल थेरेपी काम करती है, इसके बारे में बात करेंगे। 90 फॉसिल नेट्स इंडिया के पुराने लार्जेस्ट डायनासोर्स में मिले हैं। देखिए, दुनिया में जो सबसे बड़े लार्जेस्ट डायनासोर्स रहे हैं टाइटेनोसॉरस, इनके फॉसिल आप कह लो एक बड़े मास कांग्रेगेशन में इंडिया में पाए गए। 90 फॉसिल नेट्स पाए गए। इस न्यूज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक कर बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे देख रहे थे, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट मतलब टू फेस अ रिस्क। समझिए, ही बेल्ड द कैट व्हेन ही वाज ट्राइंग टू एस्केप द प्रिजन। मतलब टू बेल द कैट मतलब आप कोई रिस्क उठा रहे हो, किसी रिस्क को फेस कर रहे हो, ठीक है ना। रिस्क, और हमेशा रिस्क तो रिस्की होता ही है। आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, इसके रिकमेंडेशन को यूट्यूब की रिकमेंडेशन में बढ़ाने के लिए। चलिए, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी। सी विंड्स एरोड 11th सेंचुरी सुंदरबंस टेम्पल। तो एक एंशिएंट टेराकोटा टेम्पल है वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में, जो कि बहुत लंबे समय से यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। इट सर्वाइव द रेवेजेस ऑफ टाइम फॉर अ मिलेनिया। मिलेनिया मतलब आप कह लो 1000 साल, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहा है। 11th सेंचुरी का स्ट्रक्चर है, लगभग 1100 एडी के समय का ये स्ट्रक्चर है। तो लगभग इसको अच्छा खासा समय हो चुका है, 1000 साल के ऊपर हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे करके इस स्ट्रक्चर की वायबिलिटी घटती जा रही है। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट इसके ऊपर असर डाल रहा है। खासकर जिस इलाके में एग्जिस्ट करता है वहां पे एयर सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। एयर सैलिनिटी मतलब मॉइस्चर, जो हवा में मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर में सॉल्ट का होना। और अक्सर कर अगर आप देखोगे तो समुद्री इलाकों में जो वो आप कह लो हवा आपके आसपास होती है, उसमें हल्की हल्की सॉल्ट वाली नमी होती ही होती है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोला जाता है जतार देओल। जतार देओल 24 साउथ परगना की राय दिघी इलाके में पाया जाता है, समुद्र से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इस पर्टिकुलर मंदिर की जो आउटर ब्रिक वॉल है ना, और वो आउटर ब्रिक वॉल भी 15 फीट तक की ऊंचाई की, वो इरोड हो रही है। इसके ब्रिक्स स्टीडी करोजन सेव कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के इलाकों में एयर सैलिनिटी ज्यादा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्लान है कि रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन वर्क करा जाएगा इस टेंपल में। धीरे धीरे करके जो इसकी डैमेज्ड ब्रिक्स हैं, उन डैमेज्ड ब्रिक्स, जितने ही साइज की नई ब्रिक बनाई जाएंगी, उन डैमेज्ड ब्रिक को सावधानी से हटाया जाएगा और उनकी जगह नई ब्रिक सिमिलर साइज की डाल दी जाएंगी। अब वैसे तो देखा जाए तो टेंपल की ऊंचाई 98 फीट की है। अच्छा खासा ऊंचा आपको यहाँ पे टेंपल नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ 15 फीट तक की ऊंचाई तक ही यहाँ पे सबसे ज्यादा करोजन देखने को मिल रहा है। ये जो टेंपल है वो एक वैकेंट साइट पे। अब बात यह कि कोस्ट के साइड से हवाएं बहती हुई आती हैं और इस पर्टिकुलर आपके लो मंदिर को नुकसान पहुंचाती है। इस तरह से मान लो कोस्ट है तो हवाएं बहती हुई आ रही हैं, लेकिन क्या है कि इसके चारों तरफ कुछ पेड़ हैं। अब वो जो पेड़ है, वो जो अपर पोर्शन है टेंपल का, उसको तो प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट नीचे का जो साइज है, जो 15 फीट तक की ऊंचाई है नीचे की तरफ से टेंपल की, वो कहीं ना कहीं कोस्टल विंड्स को एक्सपोज रह जाता है। और कोस्टल विंड्स की जो सैलिनिटी है, वो कहीं ना कहीं टेंपल की आउटर सरफेस को, अपर साइड को इरोड कर रही है। जब वेस्ट बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, तब जतर देओल के आसपास के जो 3 ट्रीज थे वो और डिस्ट्रॉय हो गए थे। अम्फन नाम का जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, उसके बाद से तो इसके जो एरोजन और करोजन की प्रक्रिया है इस पर्टिकुलर टेंपल की, वो और तेज हो गई। तो
क्या इसको रिस्टोर करने के लिए कुछ किया गया? तो जी हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर मंदिर को रीस्टोर करने के लिए इसके चारों तरफ कुछ पेड़ वगैरह लगाए हैं ताकि इस टेंपल के सामने एक प्रकार का बैरियर आ जाए। चूंकि टेंपल एग्रीकल्चर फील्ड में है, ज्यादा बैरियर्स है नहीं एयर सैलिनिटी और तेज हवा की झोंकों से इसको बचाने के लिए। फिर इस पर्टिकुलर इलाके में सैलाइन विंड्स के साथ साथ फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स भी आते रहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर टेंपल का एक हिस्टोरिकल कनेक्ट भी बताया है। ऐसा बताया जाता है कि जतर देओल टेंपल में एक इंस्क्रिप्शन था, उस इंस्क्रिप्शन को लिखा था राजा जयंत चंद्र ने और लगभग 975 एडी में लिखा था। लेकिन आज की डेट में वो इंस्क्रिप्शन इस टेंपल में कहां लिखा हुआ ये हम जान नहीं पाए, बट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के आधार पर ऐसा बताया जाता है कि राजा जयंत चंद्र ने 975 एडी में इस पर्टिकुलर टेंपल में एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। वो इंस्क्रिप्शन आज की डेट में मिलता नहीं है, मिट गया होगा। इस पर्टिकुलर टेंपल की अपनी अलग आर्किटेक्चरल मेरिट है। कुछ हद तक ये टेंपल बहुलुरा, जो कि बंकुरा डिस्ट्रिक्ट के ओंडा में आता है, वहां के सिद्धेश्वर टेंपल जैसा है। और ओवरऑल इस टेंपल के आर्किटेक्चर को देख के पता चलता है कि 10वीं या 11वीं शताब्दी में इस टेंपल को बनाया गया होगा। इसके आर्किटेक्चर के बेसिस पे पता चलता है। तो एग्जैक्ट ये जतर देओल टेंपल कब बनाया गया था हमें पता नहीं है, बट आर्किटेक्चर के बेसिस पे ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 10वीं या 11वीं शताब्दी में बना हुआ होगा। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें हैं। हाइड्रोलिक एक्शन और एयर सैलिनिटी की वजह से जो टेंपल का बेस है, जो निचला हिस्सा है, उसमें ठीक ठाक डैमेज हो चुका है। इसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। अपर हिस्से में उतना डैमेज नहीं हुआ, बट उसमें भी धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। और कहीं ना कहीं जतर देओल की तरफ ध्यान इसलिए भी जा रहा है क्योंकि जतर देओल से कुछ दूर ही सागर आइलैंड पे एक और मंदिर ताला करके टेंपल हुआ करता था। मंदिर ताला में ब्रिक टेंपल हुआ करता था और वो ब्रिक टेंपल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की वजह से एक टेंपल ऑलरेडी खराब हो चुका है, इसलिए जतर देओल को बचाने की यहां पे पूरी कोशिश है। अब जतर देओल इसलिए डिस्ट्रॉय हो रहा है दोस्तों, चूंकि ये ब्रिक का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है। जो स्टोन से बने हुए टेंपल से वो उतने डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओडिशा का कोणार्क टेंपल, ये स्टोन टेंपल है। अब ये भी समुद्र के किनारे है, लेकिन ये उतना डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो सैलाइन विंड्स होती हैं ये स्टोन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, पत्थरों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना ईंटों को नुकसान पहुंचा देती। जो ईंटों से बने हुए टेंपल से वो उतने लंबे नहीं चल पा रहे हैं, बट स्टोन से बना हुआ टेंपल देखो, कोणार्क टेंपल एकदम जबरदस्त तरीके से खड़ा हुआ है। फिर और कुछ इंफॉर्मेशन, जतर देओल एक शिव टेंपल है, टॉलेस्ट स्टैंडिंग टेंपल है सुंदरबंस में और मोनी नदी के किनारे है। इसका नाम जतर देओल कैसे पड़ा, इसके बहुत सारे लोकल ओरल लेजेंड्स है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर टेंपल का एक कर्वीलिनियर टावर है, कुछ हद तक नागरा ऑर्डर ऑफ ओडिशा टेंपल्स के टेंपल आर्किटेक्चर को डिनोट करता है। ठीक है ना भाई, नागरा आपको पता है ना, नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेंपल मेकिंग को आप नागरा कहते हैं। ठीक है भाई, तो भैया सुंदरबंस में फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एयर और सॉइल सैलिनिटी के चलते और अक्सर कर यहाँ पे सी वाटर का इनग्रेस होता रहता है, लार्ज स्केल फ्लडिंग होती रहती है। तो समुद्र के आसपास के इलाकों में जो भी टेंपल वगैरह है उनका मेंटेनेंस अपने आप में एक बड़ी परेशानी है। नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 3, एयर पॉल्यूशन। सून दिल्ली एयर पॉल्यूशन सोर्सेज वुड बी अवेलेबल इन रियल टाइम। क्या होती है रियल टाइम अप्रोचमेंट स्टडी? तो देखिए भाई, क्या है कि डिटेल स्टडी के बाद एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया गया जिसके बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे पॉल्यूशन आ कहां रहा है एक पर्टिकुलर जगह पे, ये हमें पता चलेगा। और इसकी डेली और वीकली फोरकास्ट दिए जाएंगे मल्टीपल लोकेशंस पे कि एयर की क्वालिटी क्या है। तो रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी में रियल टाइम पे ये पता किया जाएगा कि एक तो पॉल्यूशन आ कहां से रहा है और वहां पे एक्चुअली में कितना पॉल्यूशन है। ठीक है, आप देखिए ये डाटा यूजफुल कैसे है और ये डाटा अभी जो अवेलेबल डाटा है उससे अलग कैसे। अभी जो अवेलेबल डाटा है उसमें रियल टाइम बेसिस वाला एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना भाई, और अगर रियल टाइम बेसिस पे आप पता भी कर पाओगे अभी भी डाटा पे, तो आप पॉल्यूशन लेवल पता कर पाओगे। समझ गए? मतलब किसी जगह पे कितना PM 2.5 है, कितना PM 10 है, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितना अमोनिया है, कितना और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब पॉल्यूटेंट्स कितने हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, वहां पे आप एक डाटा रिकॉर्डर लगा के पता कर सकते हो। बट वो आ कहां से रहा है, ठीक है ना, अलग अलग जगहों पे कितना है, ये पता करने के लिए आपको एक और होलिस्टिक कैलो डाटा मेजरमेंट चाहिए, जो कि यहां पे आपको मिलेगा। तो एग्जैक्ट कॉज क्या है एयर पॉल्यूशन का, कितना परसेंट एयर पॉल्यूशन कहां से आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर इलाकों में 23% एयर पॉल्यूशन वेहिकुलर पॉल्यूशन की वजह से, 28% बायोमास पॉल्यूशन की वजह से, बायोमास बर्निंग की वजह से, ये आपको पता चलेगा। समझ गए? और इस डाटा के आधार पर
एक टीम बनाई जाएगी जो कि शॉर्ट टर्म, डेली और वीकली एक्शंस यहाँ पे सजेस्ट करेगी कि कैसे सिस्टमैटिकली रिड्यूस किया जा सकता है, एसेस किया जा सकता है पॉल्यूशन को। और इस प्रकार के बहुत से इनिशिएटिव दूसरी कंट्री में सक्सेसफुल हुए हैं और ऐसे ही एक इनिशिएटिव को आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे, जिससे यह पता चल पाए कि दिल्ली में रियल टाइम में एयर पॉल्यूशन आ कहां से रहा है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। अभी के लिए हम ये तो जान पा रहे हैं बहुत सी जगहों पे कितना पॉल्यूशन वहां पे है, बट वो पॉल्यूशन आ कहां से रहा है, उसके डेली लेवल्स को एनालाइज करना और एसेस करके उसको कम करने की कोशिश करना। इसके लिए आगे आने वाले हफ्ते में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब एक सुपर साइट इनॉग्रेट करेंगे, एक मोबाइल लेबोरेटरी इनॉग्रेट करेंगे। ये मोबाइल लेबोरेटरी लैब ऑन वैन कैप्चरिंग एयर पॉल्यूशन रीडिंग्स, मतलब ये मोबाइल लेबोरेटरी पूरे दिल्ली में घूमती रहेगी, जगह जगह पे जाके वो रियल टाइम सोर्स अपोर्चमेंट स्टडी करती रहेगी, मतलब कहां पे पॉल्यूशन कितना कहां से आ रहा है, कितना एग्जिस्ट करता है, कैसे इसको हटाया जा सकता है, इसको प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर मॉडल के थ्रू एड्रेस किया जाएगा। तो अपने आप में ये बड़ा ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लागू करने के लिए जो स्टडी कंडक्ट की गई थी उसमें आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इन्वॉल्व थे। 12 करोड़ उसमें खर्चा आया था। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने पैसा दिया था। स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी जुलाई 2021 में। एमओयू अक्टूबर 2021 में साइन किया गया। यह पर्टिकुलर रियल टाइम डाटा बहुत से इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में विंटर के समय पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो अक्सर कर पॉलिटिक्स होने लगती है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आपस में भिड़ने लगती हैं कि भाई क्यों हो रहा है पॉल्यूशन। दिल्ली की राज्य सरकार अक्सर कर केंद्र सरकार के ऊपर इल्जाम लगाती है कि आसपास के राज्यों से जो स्टबल बर्निंग हो रही है, दिल्ली में जो स्टबल बर्निंग हो रही है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो केंद्र की सरकार बोलती है कि अगर ऐसा है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में स्टबल बर्निंग होती है, तो उस स्टबल बर्निंग के चलते यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। तो कुल मिला के इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक्चुअली में ये जो इंप्लीमेंटेशन मॉडल है ये बहुत सी चीजों को क्लियर कर देगा। ये बता देगा कि दिल्ली में किस इलाके में कहां की वजह से कितना पॉल्यूशन आ रहा है, कितना पॉल्यूशन है और ओवरऑल उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। देखिए, पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है, कोई एक राज्य सरकार, कोई एक केंद्र सरकार इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती, कोई एक कंट्री इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती। जी हाँ, साउथ एशिया के अंदर अगर पॉल्यूशन रिजॉल्व करना है तो केवल दिल्ली में पॉल्यूशन या इंडिया में पॉल्यूशन कम करने से कुछ नहीं होगा। इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, आप देखो भूटान में तो कुछ इंडस्ट्रियल होते ही नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बट तब भी वहां पे पॉल्यूशन है। तो ये सब चीजें ओवरऑल बताई गई हैं। जुलाई 2018 में अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए एक सोर्स अपोर्चमेंट स्टडी अपॉइंट की थी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने, और यह बोला गया था कि स्टडी कंडक्ट करेगी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। अब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन को 88.9 लाख रुपए भी दिया गया, लेकिन 2021 में दिल्ली कैबिनेट ने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को रद्द कर दिया। और बाद में इस स्टडी में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, टेरी, आईआईसीआर वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अगला जीएस पेपर थी कंजर्वेशन। रिसर्चर्स ऑफर टिप्स टू सेव केरला सिंकिंग आइलैंड। एक स्टडी कंडक्ट की गई है NCESS, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज के द्वारा, और इसने ये बताया है कि भाई केरला के अंदर ये जो मुन्नरू थुरुतु नाम की जगह है, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट रिफ्यूजीज बन रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर इलाके में इतना ज्यादा लैंड सब्सिडेंस हो रहा है और पानी का इंग्रेस हो रहा है, टाइडल फ्लडिंग हो रही है, और उसके चलते सैलिनिटी बढ़ रही है, और सैलिनिटी के बढ़ने के चलते एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है कि मास एक्सोडस देखने को मिला है मुन्नरू थुरुतु की जगह पे। देखिए, मुन्नरू थुरुतु अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको आइलैंड्स, यहाँ पे एक आइलैंड, यहाँ एक आइलैंड, इस प्रकार के बहुत से आइलैंड्स नजर आएंगे, और बगल में आपको पानी यहाँ पे नजर आ रहा है। ये जो मुन्नरू आइलैंड है या मुन्नरू थुरुत जो है, ये एक एंडलेस स्ट्रेच है एमेरेंट ग्रीन वाटर्स का। ग्रीन स्ट्रेचेस ऑफ लैंड आपको इसके बीच में नजर आ जाएंगे। अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। इसके आसपास अश्मुड़ी लेक और कलाडा नदी आपस में आके मिलते हैं, लगभग कोलम से 27 किलोमीटर दूर। अपने आप में बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत जगह है। ये इसी फॉर्म में स्टोन एज से एग्जिस्ट करती है। अब इसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं? तो देखिए, हुआ ये है, और इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च भी कंडक्ट की गई है पिछले 5 सालों में, और इस रिसर्च में यह भी पता करने की कोशिश की गई है कि कैसे इस हाईली वल्नरेबल एस्चुरीन इकोसिस्टम को सुधारा जाए, स्टेबल किया जाए। एस्चुरीन इकोसिस्टम का मतलब जहां पे पानी और सॉल्ट वाटर मिल रहे हैं, मतलब समुद्र का पानी और नदी का पानी आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहा हो। अब मुन्नरू थुरुतु में जो 39% लैंड इलाका है वो लॉस्ट हो चुका है। जी हाँ, पानी लैंड इलाके को ओवरऑल आप कह लो डोमिनेट कर रहा है। लैंड इलाका धीरे धीरे जाता जा रहा है,
पानी आता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक तो पास में बन गया है थेनमाला डैम। अब जब भी डैम बन जाता है दोस्तों, तो डैम बड़े स्केल पे पानी को एक जगह पे रोक देता है। जैसे मान लो एक नदी बह रही थी, नदी इस पर्टिकुलर इलाके से गुजर रही थी, नदी के सेडिमेंट्स इस पर्टिकुलर इलाके में जमा हो रहे थे। अब बीच में एक डैम बना दिया आपने, तो डैम में बड़े स्टोर में पानी स्टोर हो गया। अब ये पानी का सेडिमेंट यहीं डैम में नीचे बैठ जाएगा, तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट डाउन स्ट्रीम बह के आएंगे नहीं। तो इस इलाके में पहले जितने सेडिमेंट पहुंच रहे थे, अब उतने नहीं पहुंचेंगे। तो एक तो सेडिमेंट कम पहुंच रहे हैं मुनरू थुरुतु में। फिर इस पर्टिकुलर मुनरू थुरुतु में जबरदस्त तरीके से सैंड माइनिंग हो रही है, अनरेगुलेटेड सैंड माइनिंग। जो ऑलरेडी जमीन यहां पे एग्जिस्टेंट है, उसको खोद कर भी जो सैंड माइनिंग माफिया है ले जा रहे हैं। तो इन सब चीजों के चलते हो क्या रहा है? और उसके साथ साथ कल्लड़ नदी में ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पानी है। तो इन तीनों के इंपैक्ट के चलते हो ये रहा है कि जो लैंड एरिया है वो कम होता जा रहा है। अगर आप देखो तो पेरिंगालम आइलैंड में 12% लैंड खो चुका है और चेरियापक्काडावू आइलैंड में 47% लैंड खो चुका है। जो गहराई है पानी की वो यहां पे बढ़ती जा रही है, और इसको मेजर करने के लिए रिमोट सेंसिंग डाटा और लैंड सर्वे रिकॉर्ड्स को यहां पे एनालाइज किया गया। और ये सब अभी नहीं हो रहा है, पिछले 10-20 सालों में होता चला आ रहा है। तो डेकेड्स के चेंजेस को यहां पे स्टडी किया जा रहा है, और इसीलिए यहां पे लोगों की एक कोशिश ये है कि भाई रिवर्स किया जाए इस फिनोमिना को। यहां पे बैथीमेट्री सर्वे भी कराएगी। बैथीमेट्री सर्वे क्या होता है? ओशन फ्लोर्स, लेक फ्लोर्स और रिवर फ्लोर्स की अंडर वाटर डेप्थ को नापना और उनको स्टडी करना, एनालाइज करना। तो कल्लड़ रिवर की बैथीमेट्री सर्वे हुई। कल्लड़ रिवर, अष्टमुडी, वेटलैंड, ये सब आसपास से निकल रहा है इस पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है? आपका मुनरू थुरुतु। तो इस बैथीमेट्री स्टडी से यह पता चला कि भैया ओवरऑल एक तो कम न्यूट्रिएंट के चलते, पानी के डेप्थ के बढ़ने के चलते, सैंड माइनिंग के चलते जमीन जा रही है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी बिगड़ रही है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिक्स में आ नहीं रहे, और आसपास के जो अनवांटेड सैलिनिटी है सॉइल में और पानी में वो बढ़ रही है, और यही सैलिनिटी और यही ट्रेस मेटल्स कहीं ना कहीं हमारे ग्राउंड वाटर में भी पहुंच रहे हैं। तो ओवरऑल बड़े स्केल पे यहाँ पे इकोलॉजिकल चैलेंज हो रहा है, और ये लॉन्ग लेवल में हमें काफी परेशान कर सकता है लॉन्ग रन में। रीजन भी कि पास में अष्टमुडी लेक है जो कि एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और रामसर रिस्टेड वेटलैंड है। तो लैंड डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक वेल ड्राफ्टेड मास्टर प्लान चाहिए इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, और हमें चाहिए रिवर्स लैंडस्केपिंग। रिवर्स लैंडस्केपिंग क्या होता है? A plan integrating all aspects of earth and social sciences। अर्थ और सोशल साइंसेस के सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ के आप लैंडस्केप को रिवर्स करने की कोशिश करो। तो अष्टमुडी लेक और कल्लड़ रिवर के आसपास जो सैंड माइनिंग है उसको बंद करो। जो अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की मेथोडोलॉजीज यहां पे इस्तेमाल की जा रही हैं इनको बंद करो। आर्टिफिशियल सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो इलीगल सैंड माइनिंग के चलते एक्सेस सैंड चली गई है उसको यहां पे कंपनसेट किया जाए, तब जाके लैंड रिकवर हो पाएगा, सेडिमेंट्स कंसोलिडेट कर पाएंगे, और अपने आप में ये जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ये खत्म होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन। यूनिक सॉइल कैंपेन हेल्प्स इंक्रीज फार्मर्स इनकम बाय 40% इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। तो क्या है भाई कि राजस्थान की बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का नाम था मती अभियान सॉइल कैंपेन। और सबसे खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि इस कैंपेन को शुरू किया था बीकानेर के कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने। इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर भगवती प्रसाद कलाल साहब ने फार्मर्स को एनकरेज किया कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो और एग्रीकल्चर को एज एन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेशन आप अडॉप्ट करो। और इसमें 1250 फार्मर्स को आइडेंटिफाई किया गया, और 1250 फार्मर्स द्वारा आइडेंटिफाइड उनके खुद के प्लान्स में 10 एक्शनेबल पॉइंट्स बनाए गए, और उन एक्शनेबल पॉइंट्स में इन पर्टिकुलर सिलेक्टेड फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मई 2022 में। प्रॉपर वर्कशॉप हुई, इन पर्टिकुलर फार्मर्स को सारे रिसोर्सेज एवेन्यूज अवेलेबल कराए गए, प्रॉपर ट्रेनिंग अवेलेबल करवाई गई, और उसके बेसिस पे पता चला कि भाई कहीं ना कहीं ओवरऑल इनकी जो इनकम है वो बढ़ी है। सबसे खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि जो कलाल साहब थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आती हैं। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक विलेज से फार्मर्स को यहां पे आइडेंटिफाई किया गया, और फार्मर्स ने जो भी उनके इंडिविजुअल प्लान्स थे उनमें 10 एक्शनेबल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया, उसमें ट्रेनिंग दी गई। यहां पे हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल हेल्थ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सब में ट्रेनिंग दी गई। इनफैक्ट साथ साथ कैटल्स को पालना, मतलब फार्मिंग के साथ साथ
एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेशन को मिलाने की सीख दी गई यहाँ पे लोगों को। और फिर यहाँ पे इस प्रॉपर स्टडी में ये पाया गया कि हाँ भाई फायदा तो देखो हुआ है। मिस्टर किलाल साहब का ये बोलना है कि पहले 6 महीनों में जो एवरेज इनकम ग्रोथ है फार्मर की वो है 12.55%। एग्जैक्ट फिगर देखो तो पिछले साल खरीफ के सीजन में 1250 सिलेक्टेड फार्मर्स ने 26.89 करोड़ की इनकम अर्न की थी, और वही 1250 सिलेक्टेड फार्मर इस साल के खरीफ सीजन में 30.27 करोड़ अर्न कर गए। कितना ज्यादा अर्न कर गए? 3.38 करोड़ अर्न कर गए। इनफैक्ट 65 फार्मर्स तो ऐसे थे जिसने सारे 10 एक्शनेबल कंपोनेंट्स पे काम किया और इनकी इनकम 40% से बढ़ी है। तो सारे 1250 फार्मर्स की इनकम 12.55% से बढ़ी। जो 65 फार्मर्स सारे पैरामीटर्स को मान के 10 कंपोनेंट्स इंप्लीमेंट करके उनकी इनकम 40% बढ़ी। लेकिन जिन्होंने ओवरऑल अपने आप को इस प्रोग्राम में इनरोल नहीं किया उनकी इनकम केवल 0.59% बढ़ी। तो इस मती अभियान का फायदा तो देखो हुआ है। मती अभियान सॉइल कैंपेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब द्वारा यहाँ पे चालू किया गया। 1250 फार्मर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, उनको सोलर पंप्स, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक डिकॉक्शन, कैटल हेड्स को करना, एनिमल हस्बेंड्री को प्रोफेशन के साथ जोड़ना, वेजिटेबल्स उगाना, इन सब चीज़ों में उनको सिखाया गया और काफ़ी फायदा देखने को मिला है। यहाँ पे फायदे मैंने आपको सारे बता दिए। अगला जीएस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसी साइबर सिक्योरिटी ग्रीवेंस एपेलेट कमिटीज टू हैंडल यूजर कंप्लेंट्स अगेंस्ट सोशल मीडिया फर्म्स फ्रॉम 1 मार्च। तो भैया सरकार ने बनाई है ग्रीवेंस एपेलेट कमिटीज। ये ग्रीवेंस एपेलेट कमिटीज उन कंप्लेंट्स को एड्रेस करेंगी जो कंप्लेंट्स आपकी ये लार्ज सोशल मीडिया कंपनीज फुलफिल नहीं कर पाई। देखिए ओवरऑल अगर आप आईटी रूल्स की बात करो तो आईटी रूल्स के अंदर ये बता रखा है कि मान लो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मिलता है तो आप उस ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के बारे में उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ग्रीवेंस ऑफिसर को बताओगे। अब मान लो ग्रीवेंस ऑफिसर आपके इशू को प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाया तो आप कहां जा सकते हो? तब आप जा सकते हो ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी के पास। ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी बनाई जाएंगी, सरकार ने पिछले साल ही बता दिया था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सोशल मीडिया कंपनीज को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना, बीच का। तो इसीलिए 27 जनवरी को केंद्र की सरकार ने 3 ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी बनाने की बात की गई है। इन रूल्स को अक्टूबर में नोटिफाई किया गया था। अक्टूबर के इन प्रोविजंस के हिसाब से 27 जनवरी को 3 ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी बना दी गई जो कि फंक्शनल हो जाएंगी 1 मार्च से। तो 1 मार्च से अगर ग्रीवेंस ऑफिसर किसी सोशल मीडिया यूजर की ग्रीवेंस को प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं कर रहा है तो आप उसके डिसीजन के अगेंस्ट ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी में जा सकते हैं। ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी आपकी रिक्वेस्ट को 30 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करेगा। इस ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी में एक चेयरपर्सन होगा, 2 होल टाइम मेंबर्स होंगे अलग अलग गवर्नमेंट एंटिटीज के, और रिटायर्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होंगे इंडस्ट्री के जो कि 3 साल के लिए अपना टेन्योर पूरा करेंगे। कहां पे? ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी में। ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी पूरी तरीके से ऑनलाइन और डिजिटली काम करेगी, इसका सारा काम डिजिटली कंडक्ट होगा। तो ये जो ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी है दिस इज अ क्रिटिकल पीस ऑफ ओवरऑल पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क। इंडिया में इंटरनेट ओपन रहे, सेफ रहे, अकाउंटेबल रहे, इसलिए जीएसी बनाना जरूरी था। ये इंटरनेट सोशल मीडिया जाइंट्स अपने हिसाब से चीजें ना करें, कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सोशल मीडिया इंटरप्रेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंज्यूमर्स की तरफ, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। समझ गए भाई? तो ओवरऑल अगर आप देखो तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का जो कंसेप्ट है वो इंडिया के सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को तब मिलेगा जब आईटी रूल्स की सारी प्रोविजंस को वो मानेंगे। अभी तक क्या था? सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के अंदर ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज बोलते थे कि भाई हम खुद से कोई कंटेंट थोड़ी ना पोस्ट कर रहे हैं, हमारे तो थर्ड पार्टी कंटेंट पोस्ट कर रही है। तो फेसबुक पे आके किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने रिलीजियस भड़काऊ भाषण पे कोई फोटो गंदा सा अपलोड कर दिया, किसी धर्मगुरु के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, अब इस बात को लेके दूसरे धर्म वाला बवाल कर रहा है, तो ये फेसबुक तो बोल देगा कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे यहां तो थर्ड पार्टी आके डाटा अपलोड कर रही है। तो इसीलिए ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया गया कि अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी गड़बड़ है आप ग्रीवेंस ऑफिसर को रिपोर्ट करो। अगर ग्रीवेंस ऑफिसर आपकी बात सही तरीके से नहीं सुनता है तो ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी को रिपोर्ट करो, तो कोई ना कोई तो आपकी बात प्रॉपर तरीके से सुन ही लेगा। और ओवरऑल अगर इन कमिटीज के होने के बाद भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, भारत सरकार के द्वारा कोई फाइन मारा जा सकता है, कुछ समय के लिए उसको बैन किया जा सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती। तो 120 करोड़ डिजिटल नागरिक की सेफ्टी अकाउंटेबिलिटी के लिए ओवरऑल ये इनिशिएटिव चलाया गया। नेक्स्ट नोबल हेलेन नाम की बटरफ्लाई मिली है अरुणाचल प्रदेश के नामदफा इलाके से। ठीक है भाई, तो देखा जाए
नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में सितंबर 2019 से लेके सितंबर 2021 में 3 जगहों से ओवरऑल ये बटरफ्लाई पाई गई है। वो कौन कौन सी 3 जगहें हैं? तो 19th माइल, नुंगकई नाला और नियर देबन कैंप। तो 1985 स्क्वायर किलोमीटर के नामदफा टाइगर रिजर्व से, नेशनल पार्क से 3 जगहों से 19th माइल, लुंगकई नाला और देबन कैंप से ये बटरफ्लाई पाई गई। ये बटरफ्लाई थाईलैंड में पाई जाती थी। अगर आप देखो तो नॉर्दर्न थाईलैंड के माउंटेन फॉरेस्ट मॉडरेट एलिवेशंस पे बड़े स्केल पे ये नोबल हेलन नाम की बटरफ्लाई पाई जाती थी। फिर अगर आप देखो तो म्यांमार में, चाइना के यूनान और हुबई रीजन्स में, लाओस में, कंबोडिया में, वियतनाम में भी ये बटरफ्लाई पाई जाती थी, लेकिन इंडिया में ये पहली बार पाई गई है। तो 3 बटरफ्लाई इंथुजियास्ट अतानु बोस, लॉरेंस सोनोवाल और मॉनसून ज्योति गोगोई, उन्हें ओवरऑल ये बटरफ्लाई मिली है। एक्सट्रीमली रेयर नोबल हेलन पेपिलियो नोबलई बटरफ्लाई है। नामदफा नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश की 3 लोकेशन से ये पाई गई है। इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे जबरदस्त तरीका क्या है? ये व्हाइट रंग का स्पॉट जो कि इस बटरफ्लाई के ऊपर पाया जाता है। इस बटरफ्लाई की फैमिली में इस प्रकार का स्पॉट आपको देखने को मिलता है। तो अपने आप में नेचर लवर्स के लिए ये एक अच्छी न्यूज है। सबसे पास देखा जाए जहां पे ये बटरफ्लाई पाई गई हैं, उससे सबसे पास म्यांमार के कचिन स्टेट में, जो कि इरली नामदफा के इन इलाकों से 80 किलोमीटर दूर है, वहां पे ये बटरफ्लाई रिकॉर्ड की गई थी लास्ट टाइम अप्रैल 1999 में। ठीक है, अब बात की जाए कि हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई कौन सी है, तो इसका नाम है कैसर ए हिंद, टेनोपैल्पस इंपीरियलिस। कैसर ए हिंद मतलब एम्परर ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर बटरफ्लाई का जो विंग स्पैन है वो 90 से 120 mm है। 6 स्टेट्स में पाई जाती है ईस्टर्न हिमालयज में, एट एलिवेशन ऑफ 6000 to 10,000 फीट। ये बटरफ्लाई नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और साउदर्न चाइना में भी पाई जाती है। नेक्स्ट न्यूज जीएस पेपर थी साइंस एंड टेक। ओवर 90 फॉसिल नेट्स बिलोंगिंग टू इंडियाज लार्जेस्ट डायनासोर्स अनकवर्ड। अब देखिए, इतनी प्रिसाइज साइंटिफिक न्यूज हमारे काम की है नहीं, पर डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया रिसर्चर्स को मिले हैं 92 नेस्टिंग साइट्स, जहां पे 256 फॉसिल एग्स पाए गए हैं सेंट्रल इंडिया की नर्मदा वैली में, जहां पे एक समय पे टाइटेनोसॉर्स पाए जाते थे। टाइटेनोसॉर्स दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट डायनासोर्स टू लिव हुआ करते थे। ये जो फाइंडिंग्स हैं छपी हैं जर्नल प्लॉस 1 में, और इसमें इंटीमेट डिटेल्स बताई गई अबाउट द लाइफ ऑफ टाइटेनोसॉर्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। नर्मदा वैली में जो लमेटा फॉर्मेशन है, लमेटा फॉर्मेशन में डायनासोर स्केलेटन्स और एग्स बड़े स्केल पे मिले हैं लेट क्रेटेशियस पीरियड के, जो कि वेरी करता है लगभग 145 से 66 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के ये फॉसिल्स हैं, ये पाए गए हैं। इन फॉसिल नेट्स का जब एग्जामिनेशन किया गया, रिसर्चर्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, नई दिल्ली के, उनके और बहुत सारे कलीग्स थे, तो इससे उन्होंने इन डायनासोर्स की लाइफ हैबिट्स के बारे में इन्फरेंसेस निकालने की कोशिश की। इनकी 6 डिफरेंट एग स्पेशीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और पता चला कि इस पर्टिकुलर फॉसिल नेट फॉर्मेशन में कोई एडल्ट नहीं रहता होगा। तो एडल्ट अपने छोटे छोटे डायनासोर बेबी एग्स यहाँ पे छोड़ जाते होंगे और वो बेबी एग्स अपने आप में इवॉल्व होते होंगे और बड़े टाइटेनोसॉर बनते होंगे। ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है ना, तो कॉलोनियल नेस्टिंग बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिला है। इस प्रकार का कॉलोनियल नेस्टिंग बिहेवियर आज की मॉडर्न बर्ड्स में भी नजर आता है। तो एडल्ट डायनासोर इन फॉसिल नेट्स में नहीं रहा करते थे। ये एडल्ट डायनासोर्स अपने न्यू बॉर्न्स हैचलिंग्स को अपने दम पे जीने के लिए छोड़ दिया करते थे। वो खुद से उठते थे और खुद से बड़े डायनासोर बनते थे। ठीक है भाई, तो किस प्रकार से डायनासोर्स रहते थे, कैसे इवॉल्व किए, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी यहाँ मिलती है। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर थी साइंस एंड टेक, ब्रेस्ट कैंसर मोर इनसाइट्स ऑन हाउ हार्मोनल थेरेपी वर्क्स। तो भैया इंटीग्रेटेड कैंसर जीनोमिक्स लैबोरेटरी एट द एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर एक्ट्रेक, ये मुंबई का टाटा मेमोरियल सेंटर है। यहां पे देखिए क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जरी होती है उससे पहले एक हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है जिसको आप बोलते हो प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ट्रीटमेंट किस प्रकार से ज्यादा इफेक्टिव कर देता है पूरी की पूरी थेरेपी को, उसके बारे में यहां पे बातचीत की जा रही है। ये जो हार्मोन थेरेपी है ना, ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए और कई बार सर्जरी के साथ मिला के इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि इस हार्मोनल प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट से ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। 2018 में 2 जीन्स पाए गए एक्सेस अमाउंट में। ये कुछ ऐसे माइक्रो आरएनएस थे जिनको जब आप प्रोजेस्टेरोन से ट्रीट करो तो इनकी कैंसर को फैलाने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती थी। तो SGK1 और 2 अदर जीन्स और 2 माइक्रो और आरएनएस,
ये बेसिकली मिलके कुछ इस प्रकार से ऑपरेट करते थे कि जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स की माइग्रेट करने की जो एबिलिटी होती थी, इन्वेड करने की जो एबिलिटी होती थी, इसको कम कर देते थे। तो आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी से पहले प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट को और ज्यादा इफेक्टिव बता देता है। तो प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी अगर आपसे कहीं पूछी जाए, याद रखिएगा ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्पेक्ट में बातचीत हो रही है। नेक्स्ट न्यूज, ओल्डेस्ट नोन कैकिलियन डेटेड एट 220 मिलियन ईयर्स ओल्ड फाउंड। तो भैया रिसर्चर्स को मिला है ओल्डेस्ट नोन फॉसिल ऑफ वॉर्म लाइक एम्फीबियन नोन एज कैशिलियन। ठीक है ना भाई, ये जो फाइंडिंग्स हैं ये कैशिलियन फॉसिल के रिकॉर्ड को 35 मिलियन साल और पुराना लेके जाती है। मतलब अब तक जो कैशिलियन फॉसिल्स मिले थे उससे और 35 मिलियन साल पुराने, मतलब 3.5 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स मिल गए। ठीक है भाई, तो ये जो पर्टिकुलर क्रिएचर मिला है, ये जो अभी के लिविंग कैशिशियंस के जो कॉमन एंसेस्टर हैं और जो एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस थे जिनका नाम था डेसोरोफॉइड टेम्नोस्पोलॉन्डाइसिस, इन दोनों के बीच के रिलेशन को टेस्टिफाई करते हैं। इतनी प्रिसाइज साइंटिफिक न्यूज काम की है नहीं, दी हुई है तो डिस्कस कर ली। फिर ओबेसिटी लिंक टू हाइटेंड रिस्क ऑफ फ्रेलिटी इन ओल्डर एज। क्या बताया जा रहा है भैया, अगर आप बहुत ज्यादा वेट लेके चल रहे हो और एक कंडीशन आपके बॉडी में एक ऐसी देखने को मिलती है कि आपके पेट के बीच से एक बल्ज सा निकल रहा है तोंद का बाहर की तरफ, और ये परमानेंट आपकी बॉडी में आ चुका है, तो ये फ्रेलिटी का साइन है। समझ रहे बात को? फ्रेलिटी समझते हैं आप क्या होता है? फ्रेलिटी मतलब किसी चीज का फेल होना, कमजोर होना, उसका इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करना। तो बेसिकली अगर आपकी लाइफ में आपके बीच मिड स्टमक के समय पे आगे की तरफ कुछ इतना मांस निकला है जो लगातार तोंद की तरफ बाहर की तरफ लटका ही हुआ है, तो वो आपकी फिजिकल फ्रेलिटी इन ओल्डर एज के रिस्क को और बढ़ा देगा। ठीक है, जरूरी यह है कि एडल्टहुड के समय पे हम हेल्दी रहें, हम फिट रहें, हम ट्रिम्ड रहें। क्योंकि अगर ओबेसिटी रहती है तो ओबेसिटी एज रिलेटेड डिक्लाइन को एग्रीवेट कर देती है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ को कम कर देगी, एरोबिक कैपेसिटी को कम कर देगी, फिजिकल फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर देगी, फ्रेलिटी को बढ़ा देगी। तो जितना ज्यादा आप उम्र के साथ साथ मोटापे को मेंटेन रखते हो, उतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर फ्रेलिटी बढ़ेगी, आपकी कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। और नेक्स्ट, माइक्रोबायोम डिसफंक्शन कुड बी पार्टली ट्रांसमिसिबल। ये क्या बताया जा रहा है? जब आप जन्म लेते हो तो आपको अपनी मां से एक स्टार्टर किट ऑफ माइक्रोब्स मिलते हैं। जब आप इन्फेंट्स होते हो तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ हद तक माइक्रोब्स रहते हैं, आपके गट में, आपके माउथ में, और जिन लोगों के साथ भी आप रहते हो, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके चाचा, आपके दादा दादी, नाना नानी, जिसके साथ भी रहते हो, उन सबके बॉडी के और गट के माइक्रोब्स भी किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर पहुंच ही जाते हैं। तो हर चीज आपके शरीर में आपको अपने पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से अच्छी नहीं मिली है। बहुत से माइक्रोबियल स्ट्रेन्स फैमिली मेंबर से और अनरिलेटेड हाउसमेट से हमको मिलते हैं एज अ किड, और कभी कभी ये माइक्रोबायोम डिसफंक्शन को भी दिखाते हैं। कभी कभी क्या है कि दूसरे इंडिविजुअल की कैंसर, डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी बीमारियां उनके माइक्रोब्स के थ्रू आपकी बॉडी में भी आ सकती हैं। कुछ इस प्रकार की प्रिलिमिनरी रिसर्च ऐसा शो कर रही है, माइक्रोबायोम डिसफंक्शन इसको बोला जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज की लेक्चर में इतना ही कुछ है। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए।